गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का हमारा जो चैप्टर है दैट इज ए न्यू चैप्टर, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आईफोन का चार्जर है, हाँ जी, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। 9th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर करा था नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेस। आज 10th में उसी चैप्टर की डिटेल है कि जो रिसोर्सेस हमें नेचर से मिलते हैं वो हमें मैनेज कैसे करने हैं। मैनेज करने का मतलब है उसे बहुत ही वाइसली यूज करना। वाइसली यूज करना सो दैट, क्यों यूज करना वाइसली? सो दैट कि वो आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, वो भी उन नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सके। राइट? तो इस बात से आपको इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर हुआ कि हमने इस चैप्टर में रीड क्या करना है, हमने इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है। तो हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, ऐसे ऐसे टेक्निक्स यूज करनी है, ऐसे ऐसे मेथड्स यूज करने हैं जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर सके, मैनेज। नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हमें एक बात ये समझना होगा कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। यहां मैंने नेचुरल रिसोर्सेज की 2 कैटेगरीज मेंशन की हैं। वन कैटेगरी इज इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड कैटेगरी इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं? एज द नेम सुजेस्ट, नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होते, ऐसे रिसोर्सेज जो कभी खत्म ही नहीं होते, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द रिसोर्सेज व्हिच आर लॉन्ग लास्टिंग, द रिसोर्सेज व्हिच आफ्टर कंज्यूमिंग लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, जो कंज्यूम करने के बाद भी वो एग्जॉस्ट ना हो और मैन उसे यूज करता रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करी, आप भी इस डेफिनेशन को दोबारा से अंडरस्टैंड करो। द रिसोर्सेज व्हिच डू नॉट एग्जॉस्ट, जो कब खत्म नहीं होंगे, जो खत्म नहीं होते, जो कभी खत्म नहीं होते, दे आर कॉल्ड द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, हमारी सोलर एनर्जी। सेकंड इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि वाटर एनर्जी। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स थे, जब 16 का युग था, कितने 100 साल पहले और आने वाले कितने 100 साल तक कभी भी सन की एनर्जी खत्म नहीं होगी। सन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर से जो एनर्जी मिल रही है, दैट आर द रिसोर्सेज व्हिच आर इनएग्जॉस्टेबल। सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, वाटर की एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। राइट? अब आ गया सेकेंड टॉपिक, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? नाम सुजेस्ट क्या कर रहा है? वाइस वर्सा ऑफ इनएग्जॉस्टेबल, ऐसे रिसोर्सेस जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेस जो कंज्यूम होने के बाद खत्म हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेस को हम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। राइट? लेकिन एक तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि अगर खत्म हो गए, अगर खत्म हो गए तो फिर से बन जाएंगे,
यानी कि उनका साइकिल चलता ही जाएगा। वो खत्म होंगे, यूज होंगे, फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो एक बार अगर खत्म हो गए देन दे आर नॉट रीन्यूड, वो दोबारा रीन्यूड नहीं होंगे, या उन्हें रीन्यूड होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो हमारी लाइफ मिलियन ऑफ ईयर नहीं है, तो हमारी लाइफ में वो रिसोर्सेस दोबारा नहीं आएंगे अगर वो रिसोर्सेस खत्म हो गए। सो exhaustible natural resources further divided into two subcategories. One is called renewable resources and second is non-renewable resources. ऐसे resources जो renew, what is the meaning of RE? री का मतलब क्या है? दोबारा। ऐसे resources जो एक बार अगर खत्म हो गए तो दोबारा रिन्यूड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉइल, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अवर वाइल्ड लाइफ, हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे फॉरेस्ट, हमारे सॉइल, हमारे ये सोर्सेस किसके अंडर आते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेस के अंदर। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल, उनके अंदर ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गए तो उसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगेंगे। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम। हमें इन्हें वाइसली यूज करना है। पेट्रोलियम हमारा, अगर एक बार हमारा पेट्रोलियम के रिसोर्सेज खत्म हो गए, कोल के रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स भी हमें कभी नहीं मिल पाएंगे और वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे। आप लोग बहुत सारी डेली लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स देखते हो जिसमें आपको लेसन मिलता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, कोल को, पेट्रोलियम को, या जो हमारे एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज दोबारा रिन्यूड नहीं होंगे, इनको हमें कैसे सेव करना है, क्या मेथड्स हैं इनको सेव करने के। ठीक है, एक ऐड बताती हूँ तुम्हें, बड़ी फेमस थी। एक फादर और एक उसका बेटा, दोनों कार पे जा रहे होते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे होते हैं। रेड लाइट आती है तो उसका फादर जो है वो कार को ऑन ही रखता है, ऑफ नहीं करता। तो उसका बेटा अपने फादर को बोलता है कि पापा बड़े होकर मैं क्या करूंगा? साइकिल की फैक्ट्री खोलूंगा, साइकिल की फैक्ट्री बनाऊंगा। तो उसने कहा कि कार की क्यों नहीं? कहता कार चलाएंगे किससे? सारा पेट्रोल तो आपकी जनरेशन यूज कर लेगी, हमारी जनरेशन के लिए पेट्रोल नहीं बचेगा। तो वहां से उसके फादर को लेसन मिलता है कि रेड लाइट पे हमें कार को ऑन करने की जरूरत नहीं है। जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो हमें उस टाइम पे पेट्रोल को सेव करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो रिसोर्सेस अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। राइट? तो इस टॉपिक से आपको क्लियर हो गया कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज किन कैटेगरीज में डिवाइड हैं। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्टेबल की कैटेगरी में डिवाइड है, और एग्जॉस्टेबल फर्दर डिवाइड है रीन्यूएबल की कैटेगरी में और नॉन रीन्यूएबल की कैटेगरी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, मैं शेयर कर रही हूं आपके सामने बोर्ड। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नीड टू मैनेज द रिसोर्सेस। यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जरूरत क्यों है, व्हाई देयर इज अ नीड टू मैनेज द रिसोर्सेस। अपने नेचुरल रिसोर्सेस को हमें क्यों मैनेज करना है? हमें तो वो मिल रहे हैं, क्या जरूरत है हमें उन रिसोर्सेस को मैनेज करने की? तो आपके यहाँ पर 3 मेजर रीजंस हैं, 3 major reasons are there, 3 major points are there
One, to meet the need of increasing population. बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये बात समझना कि जो पॉपुलेशन हाई है तो वो हमारे लिए कोई, वो क्या कहते हैं, अभिशाप का काम करती है। अभिशाप क्या होता है? अगर मान लो कहते हैं कि अगर हमारी एक मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन, सपोज हमारी बॉम्बे की पॉपुलेशन ले लीजिए या दिल्ली की पॉपुलेशन ले लीजिए, इतनी पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज की है, लाइक सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, वहां की पॉपुलेशन हमारे जो पूरी क्या कहते हैं एक मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन है, वो वहां के कंट्री की पॉपुलेशन है। वहां हमारे यहाँ के बच्चे ये बात हमेशा बोलते हैं कि फॉरेन में बड़ी फैसिलिटीज है, बड़ी फैसिलिटी फॉरेन दे रहा है कि वहां पर बड़ी जल्दी जॉब्स मिल जाती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। किसी ने ये बात कोरिलेट करी कि ऐसा वहां पर क्यों होता है और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे कंट्री का है पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे हमारे कंट्री की इंक्रीज करती जा रही है। जितने पुअर लोग हैं, जितने लोग गरीब हैं, उनके यहाँ पर देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है। दे इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। अब इंक्रीज होने से पॉपुलेशन, जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो कम बढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स की जितनी है क्वांटिटी, वो सारी की सारी पॉपुलेशन हाई होने की वजह से इसी जनरेशन में कंज्यूम होती जा रही है। अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कम होती तो हमारे कोविड की सिचुएशन में जो इतने लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है लोगों को, तो वो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस ना करनी पड़ती, राइट? तो पहला रीजन है टू मीट द नीड ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सो डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंजप्शन भी ज्यादा है। तो डिमांड ज्यादा है ड्यू टू द पॉपुलेशन, सो हमें जरूरत पड़ रही है उन्हें मैनेज करने की, राइट कबीर? तो हमें जरूरत पड़ रही है उन्हें मैनेज करने की। सेकेंड रीजन है टू प्रिवेंट द एनवायरमेंट डैमेज। एनवायरमेंट डैमेज क्या है कि अगर हम बिना सोचे समझे पेट्रोल का यूज करते ही जा रहे हैं, मतलब आपको पता है कोल और पेट्रोल ऐसे फॉसिल फ्यूल हैं जो हमारे एनवायरमेंट को अनक्लीन करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेड करते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। घर के अंदर अगर 5 लोग हैं, एक ही जगह पर जाना है और 5 के 5 लोग 5 गाड़ियां लेकर चल पड़े तो क्या होगा? एनवायरमेंट में पोल्यूशन। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, या अगर हम 5 बंदे हैं या 4 बंदे हैं एक ही कार में जाए, तो हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज होने से सेव कर सकते हैं, राइट? हम अपने एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए हमें जरूरत है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटेबल? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बहुत अमीर हो, आप 5 गाड़ियां क्या है परचेज कर सकते हो, 5 गाड़ियों में पेट्रोल डलवा सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो। तो आपने ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर लिया, राइट? आपके पास ज्यादा पैसे होने से आपने अपने लिए ढेरों अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेस
परचेज कर लो, राइट। लेकिन जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो वो उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जब उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो कॉस्ट इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उसका यूज क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए। लेकिन जो पुअर पीपल है, मीडियोकर है, मिडिल क्लास है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, होते हुए भी वो इतने कॉस्टली हो गए कि उन्हें वो ले नहीं सका। और दूसरी बात कि किसी स्टेट में और किसी कंट्री में वो रिसोर्स इतने ज्यादा हो गए और किसी तक पहुंचे ही नहीं, किसी को मिले ही नहीं, राइट। तो हमें मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि हम उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इक्वली हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो। समझ आई मेरी बात? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सो एवरीवन, सभी उस रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सके, सभी को उसका बेनिफिट मिले। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई देयर इज अ नीड टू मैनेज द रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? पहला, टू मीट द नीड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सेकंड, टू प्रिवेंट द एनवायरमेंटल डैमेज, थर्ड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। अब इन पॉइंट्स को समझने के बाद हमें ये बात अच्छे से क्लियर हो गई कि हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत है। अब हमें जब ये बात पता चल गई कि हमें इन्हें मैनेज करने की जरूरत है, तो अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्या आया टॉपिक कि इन्हें मैनेज कैसे करें। अब ये तो पता चल गया कि मैनेज करना है, ये तो पता चल गया कि मैनेज करना है, लेकिन मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज। मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है 3RS रूल्स। हर एक ने सुना हुआ है 3RS रूल्स। ये 3RS रूल्स क्या हैं? एवरीबडी इज फेमिलियर विद दिस। ये हमारी जो 3R है, ये हमारी मैनेज करने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। पहला R क्या है? रीयूज। सेकंड क्या है? रेड्यूस। और थर्ड क्या R है? रिसाइकल। आई बात समझ? पहला R क्या है? रीयूज। जिनको आप दोबारा यूज कर सकते हो, उन्हें आप दोबारा यूज करो। कैसे? यहां मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ रीयूज की। जैसे कि सपोज आपके घर में कोई भी जैम की बोतल आई, ठीक है, कोई जैम की बोतल आई, आपने उसमें से जैम खा लिया, उसे कंज्यूम कर लिया, अब वो बोतल खाली हो गई तो आपने उसे फेंक दिया। नहीं, उसे क्लीन करो। क्लीन करके कोई भी उसके अंदर किचन का कुछ भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, स्पाइसेस स्टोर कर सकते हो अच्छे तरह से उसको क्लीन करके। स्पाइसेस, उसमें जीरा डाल के रख लिया, उसमें सॉल्ट डाल के रख लिया, उसमें कुछ भी, उसको एज ए कंटेनर यूज करो। कंटेनर यूज करने से क्या होगा कि आपने उनको बाहर नहीं फेंका, तो वो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बने। आपने उन्हें बाहर नहीं फेंका, वो एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं बने, तो रीयूज, दोबारा यूज करने से आपने एनवायरनमेंट की हेल्प की। और आपने अपने स्कूल के अंदर भी और हर जगह ये बात सुनी हुई है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में हम पुरानी चीजें जो घर पे पड़ी हैं उनको कितना अच्छे से डेकोरेट करते हैं। उस जार के अंदर आप बाहर उसको सिल्वर फॉइल से डेकोरेट करो,
उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर ड्रा कर दो, कुछ भी डेकोरेट करके उसके अंदर आप कोई भी जो है प्लांट ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट छोटा सा है, मनी प्लांट को की स्टेम को डाल दिया, पानी डाल दिया, तो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं हुआ और उसके बदले में नुकसान तो बचा ही बचा, और उसको रीयूज इस तरीके से करने से फायदा हुआ, ग्रीनरी मिली, ग्रीनरी मिली, अच्छी एयर मिली, प्लांट लगा दिया तो ये है रीयूज। सेकंड है रेड्यूस। अब रेड्यूस की हमारी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प करी है ये बताने में कि हमें रेड्यूस कैसे करना है। आप जब भी मार्केट जाते हो, कुछ सामान परचेज करते हो, कैरी बैग में वो डालकर आपको देता है, हाँ कैरी बैग देता है, कैरी बैग में आप वो सामान लेकर आते हो। अगर आप अपने घर से कोई क्लॉथ बैग लेकर जाओ, क्लॉथ बैग लेकर गए या जूट का कोई बैग लेकर गए, तो आप क्या होगा, आकर उसमें हर बार आप वही लेकर जाओगे, हर बार आप वही लेकर जाओगे और हर बार आपको बाजार से दूसरा वो नहीं लेना पड़ेगा कैरी बैग। अब प्लास्टिक का कैरी बैग वो देते हैं, बार बार आप प्लास्टिक का कैरी बैग लेकर आते हो, घर आकर उस सामान को यूज कर लेते हो और उस कैरी बैग को फेंक देते हो, राइट। और अगर हर कोई रोज के 8-10 पॉली बैग ऐसे फेंकने लग जाए तो एनवायरनमेंट में इतना 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 पोल्यूशन हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। यूज ऑफ क्लॉथ बैग, यूज ऑफ जूट बैग, यू कैन रिड्यूस, आप रिड्यूस कर सकते हो। थर्ड वन, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ गया है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ गया है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको अलग से डस्टबिन में थ्रो करो, ऐसा कंटेनर में उसे थ्रो करो जिसको आपने कबाड़ी वाले को देना है। कबाड़ी वाले को इसलिए नहीं देना कि हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हम बड़े रिच लोग हैं, हमें 50-100 रुपए मिलेंगे तो हम उसका क्या कर लेंगे, नहीं, आपने रिसाइकिल के लिए देना है मटेरियल, इसलिए बिकॉज आप अपने एनवायरनमेंट में अपना योगदान देना चाहते हो, आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहते हो। दैट्स व्हाई you help the environment. To help in cleaning the environment, you help in managing your resources. Managing your resources, for managing the resources, you have to send the non-biodegradable material in the factories which recycle. then इस तरीके से आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा क्लीन भी रख पाओगे, और दूसरी बात आप उन्हें मैनेज कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे अपने नेचुरल रिसोर्सेस को। अगर आप उसी मेटल कंटेनर को आप बार बार यूज करते हो, आपको पता है हमें मेटल्स कॉस्टली मिलती हैं, कॉस्टली मेटल्स मिलती हैं, आप बार बार उसी को यूज कर लोगे, रीयूज कर लोगे, तो आपको बार बार हमारे जो मेटल के सोर्सेज हैं, अर्थ क्रस्ट से हमें जो मेटल्स मिलती हैं वो रिसोर्सेज हमारे अगली जनरेशन के लिए सेव हो जाएंगे, राइट। तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाई देयर इज अ नीड टू मैनेज द रिसोर्सेज। इफ यू नो देयर इज अ नीड टू मैनेज द रिसोर्सेज, देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मैनेज दीज रिसोर्सेज? simply by 3RS rules, simply by following 3RS rules we can manage the natural resources, right? यहां तक जो आपका बेटा चैप्टर था, ये आपका कॉमन चैप्टर था। अब आपका जो आगे टॉपिक शुरू होगा वो आपका प्रॉपर डिटेल होगा। एक टॉपिक तो आपको करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एक टॉपिक आपको क्या करना है बेटा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है।
कि हमें अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव करना है, इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कैसे बचाना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। एक टॉपिक आपका है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देन आपका टॉपिक है उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बाद आपका टॉपिक है नेक्स्ट क्या है, वाटर। नेक्स्ट आपका बेटा इस चैप्टर में आपका टॉपिक है डिटेल में, जो डिटेल में है वो आपका टॉपिक है वाटर। और फिर आपका थर्ड टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। ये तीन टॉपिक अगर आप डिटेल में कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये हमारा ऐसा चैप्टर है। एक और चैप्टर मैंने तुम्हें करवाया था आर एनवायरमेंट, आर एनवायरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारे ऐसे चैप्टर है बेटा जो आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी चैप्टर्स है। इससे आपके मार्क्स की परसेंटेज इंक्रीज हो सकती है थोड़ा सा एफर्ट करके, राइट। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूं। फर्स्ट टॉपिक आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप सबने नाम सुना हुआ है फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का नाम सुना हुआ है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जहां पर हमें बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज मिलती है, राइट। ये हमारा ऐसा रिसोर्स है जहां पर हमें वैरायटीज मिलती हैं प्लांट्स की, जहां पर हमें वैरायटीज मिलती हैं एनिमल्स की। तो जब हमें इतनी सारी वैरायटीज प्लांट्स और एनिमल्स की मिलती हैं, तो हमें उनसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे हमें वुड मिलती है, हमें नट्स मिलते हैं, ठीक है, वुड मिलती है हमें नट्स मिलते हैं, हमें यहाँ से फूड मिलता है। ये टॉपिक इतना आसान है कि फॉरेस्ट क्वेश्चन बता रही हूँ यहाँ पर कि ये जो मैं बता रही हूँ वुड नट और फूड, ये मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। बच्चे सोचते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, इसको लर्न करने की क्या जरूरत है, ये तो हम अपने आप ही वहां पर बनाकर लिख लेंगे पेपर में। ये आसान जरूर है, और अपने आप बनाकर लिखना और अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करके लिखना बहुत डिफरेंस है। तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, मोस्टली आ ही जाते हैं, इन चैप्टर्स से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को बच्चे आसान समझते हैं, नंबर भी उनके उसी में कटते हैं। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस को आसान समझकर उन्होंने उसमें टाइम नहीं दिया होता, उसमें टाइम कंज्यूम उन्होंने नहीं किया होता, उन्हें स्टडी अच्छे से नहीं किया होता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के क्या फंक्शंस हैं। तो यू हैव टू राइट द प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर फंक्शंस, कि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर फॉरेस्ट हमें वुड प्रोवाइड करता है, आपको पता है सारा फर्नीचर, हमारे डोर्स, घरों के विंडोज, हर चीज हमारी इतनी वुड कंज्यूम होती है, एक ही घर में इतनी वुड कंज्यूम होती है, तो सोचो पूरे कंट्री में कितनी वुड कंज्यूम होती होगी। तो इतनी सारी वुड अगर हमें फॉरेस्ट से मिल रही है, ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, स्पाइसेस मिल रहे हैं, ठीक है, इतना कुछ, मेडिसिन्स, राइट, ऐड कर लो यहाँ पर फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट में, मेडिसिन्स हमें मिल रही हैं। आज आयुर्वेदा पे हमारा कंट्री ही नहीं, कोविड में आपने देखा होगा, हमारा कंट्री ही नहीं, फॉरेन भी आयुर्वेदा को फॉलो करने लग गया है। फॉरेन के लोग भी कहते हैं कि जिस मेडिसिन का इलाज नहीं मिल रहा, तब तक आयुर्वेदा को कंसर्न करो, आयुर्वेदा को कैन क्योर।
आयुर्वेदा उसमें हेल्प करेगा। जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सारी कहाँ से मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है, प्लांट्स से मिल रही है। सो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, इसके हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कि ये हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। ड्राई फ्रूट्स हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रांग करते हैं, हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं। तो बड़े सारे बेनिफिट्स हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक आज एंड में स्टार्ट हुआ है, आपने यहां तक अपने सिर्फ फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट तक, सारा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, छोटा टॉपिक नहीं है ये, आपने सिर्फ फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट तक नोट्स प्रिपेयर करने हैं, फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट तक आपने लर्न करना।